हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक ऑन एमसीआई ऑनलाइन क्लासेस। तो देखो बच्चों, हम लोग डिस्कस कर रहे थे सेंटर ऑफ मास, और सेंटर ऑफ मास में जो हमारा पार्ट चल रहा था उसमें हम लोग कुछ लास्ट क्लास में इक्विलिब्रियम से रिलेटेड बातें कर रहे थे। और इक्विलिब्रियम में क्या क्या हो गया था, इक्विलिब्रियम में हमने ये डिस्कस किया था कि अगर आपके पास में नेट फोर्स जीरो है किसी ऑब्जेक्ट के ऊपर, किसी सिस्टम में नेट फोर्स जीरो है, नेट फोर्स जीरो तो नेट एक्सेलरेशन भी जीरो होता है। या मैं ऐसे बोल दूं कि नेट फोर्स जो होता है, नेट फोर्स जो है उसको हम लोग ऐसे लिखते हैं एम टोटल ए सेंटर ऑफ मास, इस तरीके से लिखा जाता है। तो ये भी जीरो है और ये जीरो है, तो सेंटर ऑफ मास का जो एक्सेलरेशन है वो जीरो है। सेंटर ऑफ मास का एक्सेलरेशन जीरो मतलब सेंटर ऑफ मास का जो वेलोसिटी है दैट विल रिमेन कांस्टेंट। सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा, और सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी भी कांस्टेंट रहेगा और मोमेंटम भी कांस्टेंट रहेगा। सेंटर ऑफ मास का क्या रहेगा? कांस्टेंट। मोमेंटम, तो सेंटर ऑफ मास का मोमेंटम और वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा। कांस्टेंट रहने का मतलब ये हुआ कि अगर पहले सपोज वेलोसिटी जीरो है, पहले वेलोसिटी जीरो मतलब अगर पहले सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, मतलब पूरा ओवरऑल सिस्टम कुछ इस तरीके से था, उसका सेंटर ऑफ मास रेस्ट पे था, तो अब भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा? जीरो ही रहेगा, रेस्ट पे ही रहेगा सेंटर ऑफ मास। सेंटर ऑफ मास अपनी वेलोसिटी नहीं आएगा कुछ नया, पहले जीरो था तो अब भी जीरो, मतलब सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी स्टिल रिमेन जीरो। पहले 5 था अगर, तो अभी भी कितना रहेगा? 5। तो सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी कांस्टेंट रहेगा और मोमेंटम भी क्या रहेगा? कांस्टेंट। ओके, इससे हमने एक कंक्लूजन निकाला था कि अगर आपके पास में कोई सिस्टम है, ठीक है, जैसे मान लो कि एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, एक पार्टिकल यहाँ पे, ऐसे 3-4 पार्टिकल है, और इसका ओवरऑल सेंटर ऑफ मास यहाँ पे है, ठीक है, ओवरऑल सेंटर ऑफ मास कहाँ पे? इस जगह पे। तो इसमें ऐसा है कि अगर मान लो कि बाई चांस कुछ 2 पार्टिकल या 3 पार्टिकल के कोऑर्डिनेट बदल गए, मान लो ये है, इस जगह पे शिफ्ट कर दिया इसको उठा के यहाँ पे ले आए, इसको कहाँ ले गए? इस जगह पे ले आए, इसको उठा के कहाँ ले आए? यहाँ ले आए, इसको उठा के मान लो इस जगह पे ले आए, तो ये भी कुछ इस तरीके से मूव होगा कि सेंटर ऑफ मास की जो वेलोसिटी, जैसे पहले रेस्ट पे था तो अभी भी सेंटर ऑफ मास कैसे रहे? रेस्ट पे, मतलब सेंटर ऑफ मास यहीं पे रहे, इसके हिसाब से ये शिफ्ट कर लेगा अपने कोऑर्डिनेट। ये कब होगा? अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो, मतलब सिस्टम पे नेट फोर्स अगर जीरो है तो 2-3 पार्टिकल ने अपनी पोजीशन चेंज की, तो बाकी के जो बचे हुए पार्टिकल है वो भी अपनी पोजीशन चेंज करने की कोशिश करते हैं, चेंज करते हैं। ठीक है, चलिए एक क्वेश्चन करते हैं इस पर। और वैसे तो प्रीवियस क्लास में मैंने क्वेश्चन कराए थे, लेकिन अच्छा, क्वेश्चन से पहले जो कंसेप्ट था आपका ये आया था कि अगर सेंटर ऑफ मास की पोजीशन चेंज नहीं होती है, पहले रेस्ट पे था तो अभी भी रेस्ट में रहेगा, और रेस्ट में रहेगा तो m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2, ये और भी वैसे पार्टिकल के लिए ऐड होता जाता है और ये जीरो होता है x कोऑर्डिनेट। सिमिलरली अगर y कोऑर्डिनेट में भी फोर्स जीरो है, y मतलब x डायरेक्शन में भी नेट फोर्स जीरो होने का मतलब x में भी जीरो है फोर्स, y में भी जीरो है, z में भी जीरो है। तो अगर x में जीरो है तो ऐसा आ जाएगा, अगर y में भी जीरो है फोर्स तो y डायरेक्शन के लिए भी ये सेम चीज़ रिपीट कर सकते हैं हम लोग, और सिमिलरली क्या कर सकते हैं? z के लिए भी। जनरली या तो हम 1D में बात कर लेते हैं या 2D में बात करते हैं, तो ये तीनों क्या मिल जाएंगे आपको? इस तरीके से मिलेंगे। करेक्ट? ओके, आगे बढ़ो। तो इसके बेसिस पे क्वेश्चंस करते हैं। क्वेश्चन देखो, मान लो आपके पास में एक पार्टिकल है, एक पार्टिकल है, इसके कोऑर्डिनेट है, इसका मास है मान लो 1 kg और इसके कोऑर्डिनेट है 2,4, ठीक है। और दूसरा पार्टिकल है m2, इसके कोऑर्डिनेट है मान लो -2,3, ये इसके कोऑर्डिनेट है। तो ये 2 पार्टिकल के कोऑर्डिनेट है। अगर ये दोनों पार्टिकल का जो सिस्टम है वो अगर ऐसा है इक्विलिब्रियम में, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो अगर m1 अपनी पोजीशन चेंज करता है, सपोज m1 अपनी पोजीशन चेंज करके m1 की जो न्यू पोजीशन है वो उसके कुछ नए कोऑर्डिनेट आ गए, मान लो कि
2,3,-4। तो ये अगर सपोज न्यू कोऑर्डिनेट है इसका, तो इसका न्यू कोऑर्डिनेट बताना है अपने को। किसका न्यू कोऑर्डिनेट बताना है? M2 के न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं। तो M1 ने क्या किया, सिस्टम इक्विलिब्रियम में M1 की पोजीशन चेंज हुई है यहाँ से यहाँ, तो M2 की भी पोजीशन चेंज होगी। क्यों होगी? क्योंकि पहले सिस्टम मान लो रेस्ट पे था, इक्विलिब्रियम में सिस्टम, और ऐसे भी मान लेता हूँ ये पूरा सिस्टम कैसे था, रेस्ट पे था। तो इसके न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं, इसके न्यू कोऑर्डिनेट बताने हैं, तो कैसे बताएंगे? तो अगर कोऑर्डिनेट्स में बात करूँ तो ये कुछ ऐसा है, ध्यान से देखो इसको। ये पहले M1 था 2,4 पे, 2,4 मतलब करीबन करीबन यहाँ पे समझ लीजिए ये 2,4 है, मान लो M1 यहाँ पे था, ये M1 है। और M2 कहाँ था? -2,3, तो -2,3 कुछ यहाँ पे था, मान लो यहाँ पे था M2, ये यहाँ पे M1 है, यहाँ पे M2 है। तो ये रेस्ट पे है, मतलब रेस्ट पे होने का मतलब इसका सेंटर ऑफ मास मान लो इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं इनके बीच में रहेगा, इनका सेंटर ऑफ मास जो है इनको ज्वाइन करने वाली लाइन पे कहीं ना कहीं बीच में रहेगा। ठीक है, अब ऐसा बोला जा रहा है कि अगर M1 अपनी पोजीशन 2,4 से चेंज करके 3,-4 पे आ जाए, कहाँ पे आ जाए? 3,-4, 3,-4 ये करीबन यहाँ पे होगा, x का पॉजिटिव वैल्यू, y का नेगेटिव वैल्यू, तो 3,4 ये फोर्थ क्वाड्रेंट में आ जाएगा। ये M1 यहाँ पे आ गया, तो भाई साहब आप ये समझो कि ये M1 यहाँ पे आ गया तो M2 भी मूव होगा। क्यों? क्योंकि सेंट्रोमास को पोजीशन अपनी चेंज नहीं करनी है, सेंट्रोमा इक्विलिब्रियम में, तो सेंट्रोमास पहले जहाँ पे था अभी भी वहीं पे रहना चाहिए, तो उसके लिए इसको चेंज करना पड़ेगा अपना पोजीशन। तो ये चेंज करके कहाँ पे चला जाएगा ताकि सेंट्रोमास अपनी पोजीशन पे रहे, उसके लिए कैलकुलेशन कर रहे हैं। तो उसके लिए क्या कैलकुलेशन होगी? देखो मुझे पता है कि इक्विलिब्रियम में है और सब डायरेक्शन में इक्विलिब्रियम में है, तो ऐसा होगा, ऐसा है 2 पार्टिकल के लिए। M1 जो है उसका अगर मान लो कि मास आपको दिया हुआ रहे, M1 M2 के कुछ मासेस आपको दिए हुए नहीं है अभी, तो मान लो कि मैं M1 और M2 के कुछ मास ले लेता हूँ। M1 M2 के क्या ले रहे हैं हम लोग? कुछ मास कंसिडर कर रहे हैं। क्या मास कंसिडर करें हम लोग? एक सेकेंड, हमारे पास में कुछ मास है। सपोज M1 का मास हमने लिया 1 kg और M2 का मास ले लिया मान लो कि 2 kg, ये गिवन है। M1 का वैल्यू पुट किया 1, डेल्टा x1 इसके कोऑर्डिनेट्स में कितना चेंज है उस पर बात करते हैं। तो ये मान लो x2 माइनस x1, ये चेंज इन कोऑर्डिनेट, प्लस M2 ये क्या 2 kg, ये क्या आ जाएगा आपका सेकंड के जो x कोऑर्डिनेट है उसमें चेंज हो जाएगा। सेकंड पार्टिकल है उसके जो x कोऑर्डिनेट है उनको x2 डैश और x1 डैश बोल देता हूँ। तो ये है x2, तो फर्स्ट पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट कितना बदला है वो देख रहे हैं हम लोग। तो ये पहले M1 कहाँ पे था? 2 पे था, अब M1 कहाँ पे चला गया? 3 पे, तो 2 से 3 पे चला गया, 2 से 3 पे चला गया। मतलब अगर मैं इस पार्टिकल की बात करूँ तो इस पार्टिकल का x कोऑर्डिनेट 2 से 3 हो गया, मतलब 2 से 3 हो गया, तो 3 माइनस 2 प्लस ये x2 डैश और x1 डैश क्या है? दूसरे पार्टिकल के x कोऑर्डिनेट है, तो इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट। तो अगर इस पार्टिकल के कोऑर्डिनेट की बात करूँ तो पहले इसका कोऑर्डिनेट क्या था? M2 का पहले जो कोऑर्डिनेट था, M2 का पहले कोऑर्डिनेट था आपके पास में -2,3, तो x कोऑर्डिनेट था -2, पहले कोऑर्डिनेट क्या था? -2, तो माइनस माइनस +2 और नया जो कोऑर्डिनेट आएगा x का ये आ जाएगा। तो ये है आपके पास में 1 + 2x2 डैश प्लस 4 = 0, ये 5 हो गया, तो 2x2 डैश = -5, तो x2 डैश = -5/2। ये आपको क्या मिलेगा? x कोऑर्डिनेट मिलेगा सेकंड पार्टिकल का नया, जो है ये जो न्यू पोजीशन चेंज करेगा वो यहाँ से पहले वाली पोजीशन से नई पोजीशन इस पे पहुँच जाएगा। क्लियर? इसी तरीके से हम y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हैं, तो आप ऐसे y कोऑर्डिनेट भी पता कर सकते हो।
y कैसे, वही m1 डेल्टा y1 प्लस m2 डेल्टा y2 इक्वल टू 0। तो m1 फर्स्ट पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट है, बाद में और पहले, प्लस m2 ये 3 kg है, नहीं 2 kg रखा ना, 2 kg है। इसका जो y कोऑर्डिनेट है बाद में उसको y डैश कर देता हूँ, पहले कितना था ये हो गया आपका 0। तो y2 माइनस y1, y2 माइनस y1, देखो y2 इसका कितना हुआ 4 हो गया, पहले भी कितना था 4 था, एक सेकंड 4 नहीं हुआ, ये माइनस 4 किया मैंने, इसका y कोऑर्डिनेट 4 से माइनस 4 हुआ है, तो 4 से माइनस 4 हुआ। फर्स्ट पार्टिकल का कोऑर्डिनेट कितना चेंज हुआ है, ये 4 से माइनस 4, और सेकंड पार्टिकल का जो न्यू y कोऑर्डिनेट है ये तो कैलकुलेट करना। इनिशियल y कोऑर्डिनेट क्या था सेकंड पार्टिकल का, सेकंड पार्टिकल का इनिशियल y कोऑर्डिनेट इसका था 3, इसका था 3 इक्वल टू 0, तो ये हो गया माइनस का 8, और ये है 2y2 डैश माइनस 6 इक्वल टू 0, तो 2y2 डैश इक्वल टू 14 और y2 डैश इक्वल टू आएगा 7। तो ये आ गया सेकंड पार्टिकल का y कोऑर्डिनेट, और ये क्या आ गया x कोऑर्डिनेट, तो ये न्यू पोजीशन आ गई। तो इस तरीके से हम क्या कर सकते हैं, इनमें शिफ्ट पता कर सकते हैं कि पार्टिकल एक जगह से दूसरी जगह पे कितना जाएगा, कितना शिफ्ट हो जाएगा पार्टिकल की पोजीशन के अंदर, अगर सेंटर ऑफ मास अपनी पोजीशन नहीं बदल रहा है तो। करेक्ट। चलिए कुछ और एग्जांपल्स करते हैं। देखो इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं, मान लो कि आपके पास में एक स्केटिंग बोर्ड है, स्केटिंग बोर्ड तो समझते हो, इसके नीचे एक व्हील, इसके नीचे क्या लगे हैं, व्हील लगे हुए हैं, टायर लगे हुए हैं, एक आदमी है, ये आदमी है, ये इधर ए आदमी है, ये इसका कुछ मास है, जैसे इसका मास है मान लो स्मॉल है, और ये जो आपके पास में ये है स्केटिंग बोर्ड, इसका मास है कैपिटल है, ठीक है। अब मान लो कि ऐसे मैं एक स्केटिंग बोर्ड के ऊपर खड़ा हूँ, बाहर से कोई भी फोर्स नहीं लग रहा, बाहर से कोई नहीं फोर्स लग रहा, लेकिन अगर मैं इस स्केटिंग बोर्ड के ऊपर आगे चलने लग जाऊँ, स्केटिंग बोर्ड समझ लीजिए या आप बोट भी समझ सकते हो, आपके एग्जाम्पल्स जो आते हैं इस पे बोट के भी आते हैं, कि जैसे सपोज ये बोट है और पानी के ऊपर है, फ्लोटिंग बोट है, और ये आदमी इसके ऊपर मूव करता है, तो फ्लोटिंग बोट समझ लीजिए, आदमी समझ लीजिए, या आदमी समझ लीजिए, और ये क्या है स्केटिंग बोर्ड है। इसके ऊपर अगर मान लो कि कोई इधर चल रहा है, तो ये कितने पार्टिकल हो गए, पहले तो ये समझो, इसमें दो ऑब्जेक्ट हो, कितने ये पार्टिकल कितने हो गए, दो हो गए, एक तो आदमी और एक कौन, ये बोर्ड, या आप इसको बोट समझो तो बोट समझ लीजिए। अब अगर एक ऑब्जेक्ट आगे की जाएगा, अगर आदमी आगे की तरफ जाएगा, तो ये जो स्केटिंग बोर्ड या बोट है ये पीछे की तरफ जाएगा, क्या जाएगा ना। अब इसमें एक चीज़ समझिए कि मैं ऐसे बोलूँ कि ये मान लो आदमी इतना आगे चला गया, तो ये बोट पीछे कितना जाएगा, पीछे कितना खिसक जाएगा, ये हमको कैलकुलेट करना होता है। तो ये कैसे कैलकुलेट किया जाए, सुनो ध्यान से। आप मुझे ये बताओ इसमें कितने ऑब्जेक्ट है, दो, एक आदमी एक बोट। आदमी जब चलता है तो बोट पे फोर्स लगा रहा है, बोट आदमी पे लगा रही है। ये जो फोर्सेस है वो इंटरनल फोर्सेस है, मतलब जिन दो ऑब्जेक्ट्स की आप बात कर रहे हो वही दोनों ऑब्जेक्ट्स आपस में लगा रहे हैं, बाहर से कोई फोर्स अप्लाई नहीं कर रहा। इसका मतलब बाहर से जो फोर्स लग रहा है वो क्या हो गया इसके ऊपर, जीरो, और अंदर वाले जो इंटरनल फोर्सेस है वो आपस में एक दूसरे के कैंसिल आउट करके नेट फोर्स को जीरो कर लेते हैं। तो इंटरनल फोर्सेस तो जीरो है ही, बाहर से कोई फोर्स नहीं लगा रहा, तो एक्सटर्नल फोर्स भी क्या हो गए, जीरो, तो सिस्टम पे टोटल नेट फोर्स क्या हो गया, जीरो। सिस्टम पे नेट फोर्स जीरो, इसका मतलब सिस्टम कैसे है, इक्विलिब्रियम में। सिस्टम कैसे है, सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम। और अगर सिस्टम इक्विलिब्रियम में है तो हमको पता है कि ए सेंटर ऑफ मास क्या रहेगा, जीरो। ए सेंटर ऑफ मास जीरो रहने का मतलब है वी सेंटर ऑफ मास जो रहेगा वो कांस्टेंट है, और वी सेंटर ऑफ मास कांस्टेंट रहने का मतलब है पहले जितनी वेलोसिटी थी सेंटर ऑफ मास की, अभी भी वेलोसिटी उतनी ही रहेगी। तो पहले तो सेंटर ऑफ मास इसका और इसका कहीं ना कहीं यहाँ पे होगा मान लो, तो वेलोसिटी तो थी नहीं, पहले सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था, अरे ये सारा सिस्टम रुका हुआ था तो सेंटर ऑफ मास भी रुका हुआ था,
तो सेंटर ऑफ मास रुका हुआ था, तो पूरे सिस्टम का सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी पहले क्या था, 0। तो अभी भी सेंटर ऑफ मास का वेलोसिटी क्या रहेगा, 0। और सेंटर ऑफ मास के वेलोसिटी 0 रहने का मतलब है कि सेंटर ऑफ मास मूव नहीं करेगा। सेंटर ऑफ मास पहले जहाँ पे था अभी भी सेंटर ऑफ मास वहीं पे रहेगा। करेक्ट है? तो ये वही कंडीशन आ गई। तो सेंटर ऑफ मास पोजीशन चेंज नहीं करेगा, और सेंटर ऑफ मास अगर पोजीशन चेंज नहीं करेगा तो क्या होगा, तो ये होगा कि m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 इक्वल टू 0। करेक्ट? अब जैसे ऐसे समझिए कि जैसे आपको ये बोल दिया जाए कि इसकी जो लेंथ है, ये बोट है, इसकी लेंथ कितनी है, L। ये आदमी अगर यहाँ से चल के यहाँ पहुँच जाता है, यहाँ से चल के ये यहाँ पहुँच गया मान लो, तो ये बोट पीछे कितना चली गई ये बताना है हमको। बोट पीछे कितना चली गई हमको ये जानना है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। देखो दो ऑब्जेक्ट है इसके अंदर। पहला जो ऑब्जेक्ट है उसका मास m1, उसको स्मॉल m ले लेते हैं, ये मैन का है, मास ऑफ मैन। m2 जो है वो कैपिटल M है, ये किसका, मास ऑफ बोट। ठीक है, ओके। आगे अगर हम बात करें तो ये अगर आगे की तरफ जाता है तो कितना आगे चला गया, L। देखो अब मैं सारी कैलकुलेशन कर रहा हूँ, अब बहुत एक इंपॉर्टेंट कंसेप्ट मिलेगा यहाँ पे। ऐसे मान लेते हैं कि ये जो बोट है, जब ये आदमी आगे की तरफ गया तो ये बोट पीछे चली गई कुछ डिस्टेंस। कितना डिस्टेंस, मान लो ये d डिस्टेंस पीछे चली गई, क्योंकि ये आगे जाएगा तो बोट पे पीछे की तरफ फोर्स लगेगा, इसलिए बोट पीछे की तरफ मूव करेगी। तो बोट मैं ऐसे मान लेता हूँ कि ये d डिस्टेंस आगे चला गया, और ये जो आदमी है, ये आदमी यहाँ से यहाँ पहुँच गया, तो ये आदमी कितना आगे चला गया, L। ये L यहाँ से लेके यहाँ पे चला गया, बोट इधर D खिसक गई। अब मैं देखो कैलकुलेशन जो कर रहा हूँ मैं ग्राउंड फ्रेम से कर रहा हूँ। कैलकुलेशन फ्रॉम ग्राउंड फ्रेम। अगर हम ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेशन करें, ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेशन करने का क्या मतलब है, ग्राउंड फ्रेम से कैलकुलेशन करने का मतलब है मैं अगर यहाँ पे बैठा बैठा अगर इसको देखूँ सब कुछ, तो मुझे इस आदमी का डिस्प्लेसमेंट बताओ पहले तो कितना हुआ। इस आदमी के लिए डेल्टा एक्स कितना हुआ। डेल्टा एक्स मतलब शिफ्ट ही तो होता है, चेंज इन एक्स कोऑर्डिनेट है ना। ये आदमी पहले यहाँ पे था, अब ये यहाँ चला गया। आपको ऐसा लग रहा होगा कि इस आदमी के लिए ये एल चेंज हुआ, नहीं। आप ये देखिए, ये बोट आगे, अगर ये बोट डी डिस्टेंस से इधर खिसक गई और ये आदमी एल डिस्टेंस से आगे गया, तो एक्चुअल में आदमी कितना आगे गया। इसको ऐसे समझो आप कि अगर मान लो कि ये लेंथ जो है वो 10 मीटर की है, कितनी है, 10 मीटर, और बोट पीछे की मान लो 3 मीटर से, तो आदमी आगे गया वैसे 10 मीटर और बोट पीछे चली गई 3 मीटर, तो आदमी ओवरऑल कितना आगे आ गया, 7। आदमी आगे गया 10 मीटर इस पे, पर ये बोट थोड़ा पीछे खिसक गई 3 मीटर, तो ओवरऑल ग्राउंड से देख रहे तो अपने को ये दिखेगा कि देखो 10 मीटर आदमी गया था, लेकिन बोट जिस पे ये था वो पीछे आ गई थोड़ी 3 मीटर, तो ओवरऑल आदमी कितना गया, 10 - 3 7 मीटर। करेक्ट? तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में इधर वाले आदमी के लिए इसका जो डिस्प्लेसमेंट है, इसका जो शिफ्ट है x1, मतलब अगर मैं डेल्टा x1 फर्स्ट पार्टिकल की बात करूँ तो फर्स्ट पार्टिकल का जो शिफ्ट है वो l है कि l - d है। जैसे मैंने l की जगह 10 लिया, इधर 3 लिया, तो ये l है, ये d है। 10 और 3 तो एग्जाम्पल थे बताने के लिए, लेकिन ये l किसका, ये d, तो ये कितना डिस्प्लेसमेंट हुआ इसका, l - d, तो ये है l - d। करेक्ट? और बोट तो पीछे की तरफ आया है, बोट का जो डिस्प्लेसमेंट है वो कितना है, d, किधर, पीछे की तरफ। तो आगे वाली डायरेक्शन को मैं अगर पॉजिटिव लिया, लाइक l - d को मैं पॉजिटिव ले रहा हूँ, तो पीछे वाली डायरेक्शन d को मैं क्या ले रहा हूँ, नेगेटिव। तो ये बोट जो है, बोट का जो शिफ्ट है वो पीछे की तरफ आ गया कितना, d, और पीछे की तरफ मतलब नेगेटिव में -d।
तो आपके पास में ये फॉर्मूला है m1 डेल्टा x1, m1 का वैल्यू तो मास ऑफ मैन स्मॉल m, डेल्टा x1 क्या आएगा L माइनस डी प्लस m2 कैपिटल M आ जाएगा, डेल्टा x2 क्या आएगा माइनस डी इक्वल टू 0। तो ये हो गया आपके पास में m L माइनस m d प्लस m d, ये भी नेगेटिव है, इक्वल टू 0। ठीक है, देखो ये एक गड़बड़ कर दिया, यहाँ पे कैपिटल M स्मॉल m का ध्यान रखो, ये कैपिटल M है, ये स्मॉल m है, स्मॉल m L माइनस स्मॉल m d ये है, इन दोनों में d है, कॉमन आ जाएगा, इधर बच जाएगा ml, उन दोनों को उधर लेके जाऊंगा तो m प्लस m हो जाएगा और d आएगा इसमें कॉमन, क्या आएगा d कॉमन आ जाएगा और d कॉमन आएगा तो ये हो जाएगा ml अपॉन m प्लस कैपिटल M, ये मिलेगा आपको। तो जो बोट का डिस्प्लेसमेंट है, बोट का डिस्प्लेसमेंट इतना होगा, किधर पीछे की तरफ, बोट इतना पीछे की तरफ चली जाएगी। ध्यान से सुन लो, मैं कहानी जो बता रहा हूँ, मैं बता रहा हूँ कि ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में हम लोग देख रहे हैं ये, तो ग्राउंड फ्रेम के रिस्पेक्ट में भले ही आदमी यहाँ से इस एंड पे चला गया हो, लेकिन ये आदमी यहाँ से गया तो ये बोट के रिस्पेक्ट में यहाँ से गया, ग्राउंड वाले रिस्पेक्ट में तो, ग्राउंड के रिस्पेक्ट में तो ये पूरा एल नहीं गया, क्योंकि ये एल आगे गया तो ये बोट जो है ना पीछे भी आया डी, तो ओवरऑल आदमी कितना गया एल माइनस डी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, तो आदमी गया एल माइनस डी और बोट कितना गया डी, करेक्ट। चलिए, ये इतनी बात अपने को समझ में आ जाती है। नेक्स्ट क्वेश्चन, इससे थोड़ा सा नेक्स्ट लेवल का क्वेश्चन देता हूँ। मान लो ये वही आपके पास में बोट समझ लीजिए इसको, इसका लेंथ है मान लो L, कितना लेंथ है L, यहाँ पे दो आदमी हैं, एक आदमी ये है, इसका मास है मान लो m, और यहाँ पे है इसका मास है m, दोनों का मास क्या है mm, बराबर बराबर, इसका मास है कैपिटल M और इसकी लेंथ कितनी है L, ठीक है। अब ऐसा है कि ये आदमी इधर खिसक गया कुछ, कितना, मान लो ये आदमी यहाँ से चल के यहाँ आ गया, इसको A बोल रहा हूँ, तो ये A इधर आ गया, और ये जो B है, ये जो है ये वाला, ये B भी मान लो इस जगह पे आ गया, ये B भी यहाँ पहुँच गया। मान लो A ने जो डिस्टेंस कवर की है, A ने यहाँ से जो डिस्टेंस कवर की है ये वाली, ये मान लो ये है L/3 डिस्टेंस कवर की है इसने, और इसने जो डिस्टेंस कवर की है वो मान लो है, तो ये देखो L/3 टोटल L है, तो ये है 3L/4। तो ये दोनों आपस में, जैसे एक बोट है, दो लोग इधर एंड्स पे खड़े थे, ये दोनों एक दूसरे की तरफ जा रहे, तो थोड़ी दूर जाके ये एक दूसरे से मिल लिए। तो आप ये देखो, इफ सिस्टम इज इन इक्विलिब्रियम, सिस्टम पे कोई बाहर से फोर्स नहीं लग रहा, ये दोनों आदमी इस नाव के ऊपर चलेंगे, अगर बोट के ऊपर मूव करेंगे तो क्या होगा, बोट पे फोर्स लगेगा, उसकी वजह से क्या होगी, बोट भी मूव करेगी, तो बोट की क्या होगी, पोजीशन चेंज होगी, बोट के सेंटर ऑफ मास का पोजीशन तो चेंज नहीं होगा, लेकिन क्योंकि उसके अंदर, बोट के अंदर कितने लोग हुए आप समझिए, टोटल कितने पार्टिकल है इसके अंदर, एक ये पार्टिकल B, एक तो B, एक A पार्टिकल और एक बोट, 3 पार्टिकल हो गए। तो 3 पार्टिकल हो गए, तो क्योंकि पोजीशन चेंज कर रहे हैं ना, तो पोजीशन चेंज कर रहे हैं, तो उसकी वजह से क्या होगा, सेंटर ऑफ मास तो कांस्टेंट रहेगा अपनी पोजीशन पे, वहीं पे रहेगा, लेकिन अलग अलग पार्टिकल या बोट जो है वो अपनी पोजीशन चेंज करेगी, तो कितनी करेगी ये बताना है। चेंज इन पोजीशन ऑफ बोट इन इक्विलिब्रियम, इक्विलिब्रियम के अंदर ये कितना पोजीशन चेंज करेगी उसके बारे में बात करते हैं। तो आओ भाई, इक्विलिब्रियम में हमको पता है m1 डेल्टा x1 प्लस m2 डेल्टा x2 प्लस m3 डेल्टा x3 इक्वल टू 0।
अब एक तो काम आपको ये करना पड़ेगा, एक पार्टिकल को आप 1 बोल लो, एक पार्टिकल को 2 बोल लो, एक पार्टिकल को 3 बोल लो। अब मान लो कि मैं 1 बोल रहा हूँ इस एक को क्या बोल रहा हूँ 1, बी को क्या बोल रहा हूँ मैं 2, और जो बोट है ये बोट, इसको क्या बोल रहा हूँ मैं 3। ठीक है, तो तीनों के मास देखिए पहले तो m1 का है मास स्मॉल m, m2 का जो मास है वो भी है स्मॉल m, m3 जो है उसका मास है कैपिटल M। तीनों के मास आ गए। ओके, अब देखो शिफ्ट, देखो पोजीशन जो कोऑर्डिनेट्स है उनमें चेंज कितना हुआ, ये यहाँ से यहाँ आ गया, ठीक है, L से L/3 चल लिया, लेकिन ये क्या ग्राउंड के रिस्पेक्ट में चला क्या, ये तो बोट के ऊपर चला ना, तो बोट भी तो चलेगी, तो ओवरऑल ये कितना चला, मान लो कि बोट चली कितना, बोट यहाँ से चल गई कुछ इधर आ गई बोट, मान लो d डिस्टेंस, कितना डिस्टेंस, d डिस्टेंस पीछे आ गई बोट। अगर ये आदमी आगे गया L/3 और बोट पीछे आ गई d से, तो ओवरऑल आदमी ग्राउंड के रिस्पेक्ट में कितना चला, ये सारा सब कुछ गेम, ये जो कैलकुलेशन कर रहा हूँ, ये जो शिफ्ट देख रहा हूँ, ये ग्राउंड के रिस्पेक्ट में। अगर ये इधर गया L/3 और ये बोट आ गई पीछे d से, तो ये आदमी आगे कितना गया, L/3 माइनस d। तो ये जो डेल्टा x1 है ना, ये है क्या, L/3 माइनस d। अगर मैं दूसरे पार्टिकल की बात करूं b की, तो b जो है यहाँ पे है, यहाँ से ये यहाँ पे आया, ये कितना चला, ये चला 3L/4, ये बोट के ऊपर चला 3L/4, बोट के ऊपर ये चला 3L/4 और बोट अपने आप में d इधर चली, तो ओवरऑल बोट कितना चली, देखो एक तो मैं बोट के ऊपर चलूँ मान लो 2 कदम, और 1 कदम बोट आगे और चल ले, तो टोटल में कितने कदम चल लूँगा, 3। तो ऐसे ये बोला जा रहा है कि ये आदमी इधर से इधर आया 3L/4 और बोट इधर चली गई d, तो ओवरऑल आदमी कितना चला टोटल ग्राउंड के रिस्पेक्ट में, 3L/4 माइनस d इतना चला। ठीक है, और कौन सी डायरेक्शन में चला, माइनस डी नहीं सॉरी प्लस डी, दोनों ऐड हो गए ना, और किस डायरेक्शन में चला, ऑपोजिट में, तो इसको नेगेटिव लिख देता हूँ। ये हो गया आपका डेल्टा x2। डेल्टा x3 बोट, इसका मास है पीछे की तरफ, मतलब मास है m, और किधर चल रही, पीछे की तरफ d ले रहे हैं हम लोग, तो ये है माइनस d। अभी सब के वैल्यू पुट कर दो, आपका जो आंसर आया वो कैलकुलेट कर लो। तो आपका आ रहा है स्मॉल m, इसका वैल्यू आ रहा है L/3 माइनस d प्लस m2 का वैल्यू है आपके पास में स्मॉल m, और ये है वैल्यू नेगेटिव में, ये नेगेटिव में कितना है 3L/4 प्लस d, ये नेगेटिव में है, और ये है कैपिटल M d, ये भी नेगेटिव में है, ये भी नेगेटिव में, इक्वल टू 0। आगे बढ़िए, ये है ML/3 माइनस MD, ये क्या है M3/4L माइनस MD, ये क्या है माइनस कैपिटल MD इक्वल टू 0। देखो MD ये तीनों नेगेटिव है, उधर ले जाओ, ये ML/3, ये 3/4 ml, ठीक है। तो इस चीज़ को और देख लो, इसका तो एलसीएम आ गया, तो ये हो गया 4 ml, और ये कितना हो गया 3 ml, और ये तीनों टर्म उधर जाएंगे तो क्या आएगा MD 2MD, तो 2M कॉमन आ गया, प्लस कैपिटल M, और ये आ गया D, और ये क्या बन गया आपके पास में ml/12, ये कितना आया 2M प्लस कैपिटल M इंटू D। ये यहाँ से D का वैल्यू कैलकुलेट कर सकते हैं, इसको नीचे ले जाके D का वैल्यू क्या आएगा ml/12 2M प्लस कैपिटल M, इतना D पीछे की तरफ आ जाएगा। अगर आपने देखो D इधर लेके माना, आपने ऑलरेडी इधर कंसिडर किया D, और पॉजिटिव वैल्यू अगर आ गया तो इसका मतलब आपने जिस तरफ माना उधर ही है। लेकिन अगर मान लो आपने कैलकुलेट किया D का वैल्यू नेगेटिव आ गया यहाँ पे, इसका मतलब आपने तो इधर माना था, लेकिन एक्चुअल में किधर है, इस तरह, समझ गया। तो इस तरीके से हम लोग क्या कर सकते हैं, सेंटर ऑफ मास की पोजीशन अगर चेंज नहीं होता, सिस्टम इक्विलिब्रियम में रहता है, तो हम इस टाइप के क्वेश्चंस कर सकते हैं, ये बोट वाले या स्केटिंग वाले। ठीक है, आज की क्लास में
ओके स्टूडेंट्स, आज की क्लास में हम इतना ही डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट क्लास में हम आगे और कुछ बातें करेंगे सेंट्रोमास के बारे में। ओके।